हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 के एक हिंदी के पाठ आदर्श विद्यार्थी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो आदर्श विद्यार्थी कहानी है यह विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले आदर्श विद्यार्थी इस कहानी को पढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस कहानी में कहानीकार ने हमें क्या बतलाया है। यह कहानी एक ऐसे नवयुवक की है जिसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद आय के संसाधन के अभाव में भी वह निराश नहीं होता है, साहस नहीं छोड़ता है, बल्कि अपने धैर्य, परिश्रम, साहस और लगन का परिचय देता है। वह खिलौने बेचकर उससे जो भी कुछ रुपए कमाता है उससे अपने बीए की परीक्षा देता है और इस तरह से वह एक विद्यार्थी जीवन से आगे बढ़कर अध्यापक का पद पा लेता है। इस प्रकार लेखक ने यह संदेश दिया है कि ईमानदारी से धनोपार्जन करना अर्थात धन कमाना कोई शर्म की बात नहीं है। यदि धैर्य तथा लगन हो तो व्यक्ति किसी भी मुसीबत को पार कर लक्ष्य पर पहुंच सकता है। यही बताना लेखक का उद्देश्य है। तो चलिए अभी इस कहानी को हम लोग पंक्तियों के माध्यम से समझते हुए चलेंगे और आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं, तो पूरी शिद्दत से देखते चलिए। आपका एक भी क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, हम आपसे वादा करते हैं। दिवाली का दिन था। मैं कुछ खिलौने खरीदने बाज़ार पहुंचा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आदर्श विद्यार्थी जो कहानी है उसमें लेखक ने किस दिन का वर्णन किया है? दीपावली के दिन का। और लेखक मैं यहाँ अर्थात लेखक से मैं कुछ खिलौने खरीदने बाज़ार पहुंचा। लेखक क्या खरीदने बाज़ार गया था? खिलौने खरीदने। वहाँ कुछ खिलौने खरीदकर साथ के नौकर को दे उससे घर भिजवा दिया और स्वयं बाजार की सैर करने के लिए और आगे की ओर बढ़ा। सहसा मेरे कानों में सुनाई पड़ा, बाबूजी खिलौने लीजिएगा। खिलौने? मैंने घूम कर देखा तो एक नवयुवक को खड़ा पाया। उसके हाथों में साधारण आकार की डालियाँ थी और उसमें 15-20 खिलौने रखे हुए थे। मुझे उस नवयुवक के साहस पर आश्चर्य हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक को किस बात पर आश्चर्य होता है? तो लेखक को उस बात पर आश्चर्य होता है, नवयुवक के साहस पर आश्चर्य होता है, क्योंकि खिलौने की जहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर डालियों में मात्र 10 से 15-20 खिलौने लेकर के यह नवयुवक खिलौने बेचने निकला है उस बाज़ार में। जिस बाज़ार में खिलौने की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद, वहाँ यह नवयुवक 15-20 खिलौने लेकर बेचने निकला है। मुझे खिलौने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैं केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। 2-3 दिन पश्चात मैं पुनः किसी काम से चौक गया। चौक बाजार को ही कहते हैं। मैं अपनी आन में चला जा रहा था। सहसा वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा। लेखक 2-3 दिन बाद फिर बाजार जाते हैं किसी काम से और फिर से अपनी चाल में जब चल रहे होते तो फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ती है जैसा कि पहले सुनाई दिया था कि बाबूजी खिलौने लीजिएगा। बाबूजी खिलौने लीजिएगा। खिलौने? चौंक कर देखा तो उसी नवयुवक को खड़ा पाया। उसके हाथ में वही डालियाँ थी और लगभग उतने ही खिलौने अभी रखे हुए थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे खिलौने अभी तक नहीं बिके? उसने मुस्कुरा कर कहा, जी नहीं, ये उस दिन वाले खिलौने नहीं, वे तो उसी दिन बिक गए थे। मैंने उससे पूछा, तो तुम यही धंधा करते हो? जी हाँ, फिलहाल तो यही काम करता हूँ। इससे तुम्हें कुछ मिल जाता है? जी अवश्य। तुम्हारे माँ बाप जीवित हैं? जी नहीं, केवल माता है, पिता नहीं है और यहाँ तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। रहते कहाँ हो? मेरे एक परिचित हैं, उन्हीं के यहाँ रहता हूँ। लेखक उससे काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि क्या तुम यही काम करते हो, कहाँ रहते हो, क्या तुम्हारे माँ बाप जीवित है या नहीं। उस नवयुवक की आकृति तथा बातचीत से मुझे पता चला कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने सोचा कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा मालूम होता है, सूरत शक्ल से भी अच्छे खानदान का जान पड़ता है। कोई असाधारण विपत्ति आ पड़ी है जिसके कारण इसे यह व्यवसाय करना पड़ा। नवयुवक के बारे में लेखक जब उसे देखते हैं, कहानीकार उसे देखते हैं तो सोचते हैं और समझते हैं कि यह कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। यह पढ़ा लिखा भी देखने से मालूम होता है, शक्ल सूरत से भी अच्छे खानदान का जान पड़ता है। लगता है इसके माथे पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है जिसके कारण इसे खिलौने बेचने का कारोबार करना पड़ रहा है। मैंने उससे कहा, भाई इस समय मुझे खिलौने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि तुम कभी मेरे घर पर आया करो तो मैं कुछ खिलौने ले लिया करूँगा।
लेखक उससे कहते हैं, उस नवयुवक से, उस लड़के से, कि अभी तो मुझे खिलौने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ तुम मेरे घर आओ तो मैं तुमसे कुछ ज़रूर खिलौने ले लिया करूँगा। नवयुवक बोला, बहुत अच्छा, मकान कहाँ पर है? मैंने अपने मकान का पता बता दिया। लेखक अपने मकान का पता बता देते हैं। एक सप्ताह पश्चात वह नवयुवक संध्या समय मेरे मकान पर खिलौने लिए पहुंचा। खिलौने देखकर बच्चे चारों तरफ जमा हो गए और खिलौने की ओर लालसापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। अब बच्चे तो खैर बच्चे ही होते हैं। जैसे वह नवयुवक खिलौने लेकर के लेखक के मकान के पास पहुंचता है संध्या के समय, चारों तरफ से बच्चे जमा हो जाते हैं और खिलौने खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने 3-4 खिलौने खरीदे और दाम देते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या मिलता होगा? इससे अच्छा कि कोई तुम नौकरी कर लो। वह बोला, जी हाँ, नौकरी तो करूँगा, फिलहाल यही ठीक है। यदि तुम्हें नौकरी मिलने में कठिनाई हो तो मैं तुम्हारे लिए चेष्टा करूँ। लेखक यह भी कहते हैं कि इन छोटे मोटे 2-4 पैसे से तुम्हारा क्या होता होगा? अगर तुम इससे अच्छा कोई नौकरी ही कर लोगे तो तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन वह लड़का कहता है, नहीं, मेरे लिए अभी यह फ़िलहाल ठीक है। लेखक यह भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ सकता हूँ, अगर कोई तुम्हें परेशानी हो रही हो नौकरी खोजने में तो। जी, अभी तो मुझे नौकरी नहीं करनी है, जब आवश्यकता होगी तो आपसे कहूँगा। यह कहकर वह चला गया। मुझे उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा, यह बड़ा विचित्र है, आदमी है, नौकरी नहीं करना चाहता, इससे खिलौने से क्या मिलता होगा? लेखक को इस बात पर भी आश्चर्य होता है और वह कहते हैं आश्चर्यचकित होकर कि बड़ा विचित्र आदमी है, यह तो नौकरी भी नहीं करना चाहता, भला इस खिलौने से क्या मिलता होगा? अगर नौकरी करता तो इससे उसे ज़्यादा पैसे मिल जाते खिलौने बेचने के मुकाबले में। ठीक है। इसी प्रकार 2 मास व्यतीत हुए, अर्थात 2 महीने बीत गए। इसी प्रकार वह खिलौने वाला कभी कभी पहुंच जाता था। जब कभी बच्चों को उसके आने की सूचना मिल जाती, मुझे विवश होकर कुछ खिलौने खरीदने पड़ते, क्योंकि बच्चे हट करने लगते। इसी तरह से 2 महीने का क्रम यह चलता रहता है। वह नित्य प्रति कभी न कभी खिलौने लेकर के उनके घर के पास आता है और बच्चे जब जिद करने लगते हैं तो लेखक को मजबूरन खिलौने खरीदने पड़ जाते हैं। परंतु जब बच्चों को उसके आने का पता ना लगता तो मैं उसे कोरा ही लौटा देता। लेकिन लेखक जब देखते कि बच्चों को पता ना चला है कि यह खिलौने बेचने आया है, तब लेखक क्या करते थे, उसे बिना खिलौने लिए ही चुपचाप उसे बोलते थे कि आज चले जाओ, आज बच्चे नहीं हैं, खिलौने नहीं चाहिए। एक दिन वह अपने नियम अनुसार मेरे पास पहुंचा। उस समय उसके पास केवल 3 खिलौने शेष थे। बच्चों ने देखते ही घेर लिया। मैंने एक एक खिलौने 3 बच्चों को दे दिए। मैंने पूछा, इसके दाम क्या हुए? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने विस्मित अर्थात आश्चर्य भाव से विस्मित होकर पूछा, इसका क्या तात्पर्य? आज जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना मिल गया है, इसलिए इनके दाम न लूँगा। हर बार की तरह वह एक दिन ठीक उसी प्रकार उनके निवास स्थान पर पहुंचता है लेखक के, और इस समय उसके पास मात्र 15-20 नहीं, मात्र केवल और केवल 3 खिलौने बचे थे। लेखक क्या करते हैं, एक एक खिलौने करके 3 बच्चों को दे देते हैं और कहते हैं, बताओ इसके दाम क्या हुए? तब वह कहता है कि नहीं, इसका दाम कुछ भी नहीं है, मुझे आज इन तीनों खिलौनों के पैसे नहीं चाहिए। लेखक पूछते, क्यों भाई, क्यों पैसे नहीं चाहिए? तो वह नवयुवक कहता है कि मुझे जितने दाम मिलने चाहिए थे आज मैंने उतने कमा लिए हैं। तब भी तुमने इसमें कुछ पैसे तो लगाए ही होंगे? हाँ, परंतु सब वसूल हो चुके, ये 3 खिलौने नफ़े में। लेखक कहते, लेकिन फिर भी तुमने इसमें पूंजी तो लगाई होगी, या 3 खिलौने खरीदने में तुम्हारे पैसे तो लगे होंगे। तो वह नवयुवक कहता, नहीं, जितने पैसे लगे थे मैंने मुनाफे में कमा लिए हैं और ये 3 खिलौने नफ़े में है, यानी फ़ायदे में है। तब भी तुम्हें दाम लेने पड़ेंगे, मैं इन्हें मुफ्त में ना लूँगा। आपको देता कौन है? मैंने तो बच्चों को दिए हैं, परंतु बच्चे तो मेरे ही हैं। लेखक जब कहते हैं फोर्स करते हुए, दबाव देते हुए कि नहीं, तुम्हें तो पैसे लेने होंगे, मैं फ्री में खिलौने नहीं लूँगा, तब वह नवयुवक कहता है कि मैंने आपको खिलौने नहीं दिए, बच्चों को दिए। तब लेखक कहता है, बच्चे तो मेरे ही हैं ना? हाँ, परंतु हक मुझे भी है कि उन्हें खिलौने दे सकूं। इन बच्चों की बदौलत मुझे बहुत कुछ मिल चुका है और मिलता रहेगा, आज ऐसा ही सही। यह कहकर वह चला गया। वह कहता है कि मुझे बहुत कुछ मिल चुका है इन बच्चों की वजह से, क्योंकि वही खिलौने जब खरीदते हैं तो मुझे 2-4 रुपए की आमदनी होती है, इसीलिए आज मैंने ऐसे ही खिलौने दे दिए, इसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। यह कहकर वह चला जाता है। मैंने सोचा, यह बड़ा विचित्र आदमी है, या तो इसका कार्य व्यापारिक नीति है जिससे मैं कभी इसे खाली ना लौटा सकूं, या यह फिर व्यापारी नहीं। लेखक दो बात उसके बारे में सोचते ही यह तो एक बहुत बड़ा व्यापारी है लगता है यह इसकी रणनीति है, ताकि मैं इससे हमेशा खिलौने खरीदता रहूं और यह कभी खाली हाथ ना लौटे। और या तो दूसरा बात यह हो सकता है कि वह व्यापारी है ही नहीं और उसे व्यापार करना आता भी नहीं है।
इसके पश्चात 2-3 बार आवश्यकता न होते हुए भी मुझे उसके खिलौने खरीदने पड़े। उसकी व्यापारिक चाल काम कर गई। उस दिन की बात याद करके मुझे उससे यह कहने का साहस नहीं होता था कि आज खिलौने ना चाहिए। एक दिन पुनः उससे नौकरी का प्रस्ताव किया, परंतु उसने वही उत्तर दिया, अभी मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैंने उसका जिक्र अपने 3-4 मित्रों से किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भी उसको देखने की उत्सुकता पैदा हुई और वह उन लोगों के यहाँ आने जाने लगा। लेखक ने फिर से एक बार प्रस्ताव दिया कि मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढूं, तो फिर से वही जवाब देता है नवयुवक कि जी नहीं, मुझे अभी कोई नौकरी नहीं चाहिए। लेखक इसका जिक्र अपने 3-4 मित्रों से कहते हैं तो लेखक के जो मित्र है उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते कि यह कैसा बालक है जो नौकरी का प्रस्ताव देने पर भी वो नौकरी नहीं करना चाहता, सिर्फ खिलौने से ही अपनी ज़िंदगी को काटना चाहता है। यह जिज्ञासा उन सभी लेखक के मित्रों के मन में उठती है, तो उसे देखने के लिए वे भी सोचते हैं। इसी प्रकार कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन जब वह मेरे घर पहुंचा तो उसके हाथों में खिलौने की डालियां नहीं थी, परंतु एक गठरी थी। मैंने उससे पूछा, अब क्या खिलौने गठरी में रखने लगे? अब वह खिलौने की डालियां लेकर एक दिन नहीं आया। एक दिन उसने एक चादर की मोटी गठरी बांध रखी थी, उसमें उसने कुछ सामान रखे थे। लेखक ने पूछा, क्या अब तुम खिलौने गठरी में रखने लगे हो? वह बोला, जी नहीं, अब मैंने खिलौने का काम बंद कर दिया है। मैंने देखा कि खिलौने में आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे ग्राहकों के पैसे का सदुपयोग हो। यह कहकर उसने गठरी खोली। वह कहता है कि नहीं, मैंने देखा कि खिलौने क्या होते हैं, कुछ दिन के बाद टूट जाते हैं और आप जो ग्राहक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं ऐसी कुछ चीज़ें रखूँ जिससे आप लोगों की भलाई हो और बच्चों के भी यह हित में कार्य आ सके। यह कहकर उसने गठरी खोली। गठरी में कागज, पेंसिल, कलम, नीब, दवात तथा होल्डर इत्यादि थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गठरी में उसने क्या क्या सामान रखा था, तो कागज, पेंसिल, कलम, नीब, दवात तथा होल्डर। आप मुझसे पढ़िए और एग्ज़ाम में जब बैठिएगा और एक बार यह पढ़ कर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि भैया ने कैसा बताया था, और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। सारी बातें आपके मन में दोहराने लगेंगी कि हाँ, भैया ने यह पढ़ाया था। तो बस पूरी शिद्दत से कहानी को सुनते चलिए। मैंने खुश होकर कहा, प्रसन्न होकर, यह तुमने खूब सोचा। वास्तव में खिलौने में तो पैसे की बर्बादी ही होती थी। इन चीज़ों की आवश्यकता तो सदैव रहती है, इसलिए खरीदना बुरा ना मालूम होगा। उस दिन मैंने अपने लिए तथा लड़कों के लिए आवश्यकता अनुसार सामान खरीदा। मैंने उससे कहा, स्कूली किताबें भी रखा करो। स्कूली किताबें की आवश्यकता जब पड़ा करे तो मुझे बता दीजिएगा, घर बैठे आपको मिल जाएंगे। लेखक भी खुश हो जाते हैं उसके इस निर्णय से कि अच्छा, तुमने अच्छा किया, आप खिलौने नहीं रखते हो, पढ़ने की ये सारे सामान रखते हो, जैसे कि कागज़, पेंसिल, नीब, दवात, होल्डर। तो कहते हैं कि स्कूली किताबें भी रखा करो। तो वह बालक कहता है कि अब जब आपको स्कूली किताबें की कुछ आवश्यकता होगी, आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको ला दूंगा और आपको घर बैठा ये किताबें मिल जाया करेंगी। मैंने सोचा, अच्छा है, मैं बाज़ार जाने से बचूंगा और इस बेचारे को भी कुछ मिल जाया करेगा। यह सोचकर मैं बच्चों के लिए स्कूली किताबें उससे लेने लगा। यह क्रम 6-7 महीने चला। इसके पश्चात उसका आना बंद हो गया। 3-4 महीने व्यतीत हो गए, पर वह दिखाई न पड़ा। मेरे मन में उसके लिए चिंता उत्पन्न हुई। लेखक के मन में उसके लिए चिंता हो जाती है, क्यों? क्योंकि 6-7 महीने तक तो वह गठरी लेकर के, मोटरी लेकर के अपना आता था और सामान बेचता था, जो भी कॉपी, किताब, कलम बेचता था। लेकिन 6-7 महीने तक यह क्रम चलने के बाद धीरे धीरे उसका आना बंद हो जाता है और 3-4 महीने तक वह गायब रहता है, लेखक को दिखता भी नहीं है। तो लेखक के मन में उसके लिए थोड़ी चिंता हो जाती है कि बेचारा गया तो गया कहाँ। मैंने सोचा कि वह अकेला था, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। परंतु फिर मैंने सोचा कि वह यहाँ का रहने वाला तो था नहीं, इसीलिए संभव है कि अपने घर चला गया हो। लेखक 2 बातें सोचते सोचते, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, जैसे उसकी तबीयत खराब है, वह तो बेचारा अकेला है, कोई उसे देख रेख करने वाला भी नहीं है। लेकिन दूसरी बातें सोचते, हो सकता है वह यहाँ का तो था नहीं, जहाँ का होगा वहीं पुनः चला गया हो। मुझे उससे कुछ स्नेह सा हो गया था, इसलिए मुझे उसका ध्यान कई दिनों तक रहा। अंत में क्रमशः मैं उसे भूल गया। लेखक को भी उससे बहुत लगाव हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके लेखक भी उसे, जब वह नहीं आता है तो लेखक भी धीरे धीरे उसे भूल जाते हैं। जुलाई का महीना था। मैं अपने पुत्र को स्कूल में भर्ती कराने के लिए गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कब लेखक अपने पुत्र को भर्ती कराने के लिए स्कूल में ले जाते हैं? जुलाई के महीने में।
प्रधानाध्यापक ने आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात लड़के से दर्जे में जाने के लिए कहा, अर्थात क्लास में। मैं उनसे विदा होकर लड़के के साथ चला। मैंने सोचा जरा दर्जे की दशा देखकर घर चला जाऊंगा। जो ही मैंने दर्जे के अंदर पैर रखा तो अध्यापक ने मेरी ओर घूर कर देखा। मेरी उनकी आंखें चार हुई। वह देखते ही मुस्कुराकर खड़े हो गए और बोले, आइए। जैसे ही लेखक सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को क्लास तक छोड़कर आऊँ, थोड़ा सा देख लूँ क्लास कैसा है, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। जैसे ही वह दरवाजे खोलते हैं और कमरे में प्रवेश करते हैं कक्षा में, वैसे ही उनकी नज़र एक अध्यापक पर पड़ती है और दोनों की आंखें मिलती है और जो अध्यापक है उन्हें देखते ही मुस्कुराकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आइए। मैंने अचकचाकर उनकी आंखें देखी। यह अध्यापक और कोई नहीं, वही खिलौने वाला था। अब वह जो नवयुवक था, खिलौने बेचने वाला, यह वही अध्यापक बन चुका है जिसके यहाँ लेखक ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हुआ हो, परंतु पुनः उसे मुस्कुराकर कहने पर कि आइए, मुझे यह विश्वास हो गया कि यह वही खिलौने वाला युवक है। यदि ऐसा न होता तो यह मुझे इस प्रकार परिचित भाव से कभी संबोधित न करता। लेखक को वह पहचानता था, तभी तो उसने मुस्कुराकर कहा, आइए, वरना अगर कोई अपरिचित होता तो जो अध्यापक जी है कभी उसे ना कहते कि इस तरह मुस्कुराकर ना कहते आइए। जो बालक था वही अध्यापक बन जाता है और जब वह लेखक को देखता है तभी कहता है मुस्कुरा कर कि आइए। तब लेखक को यह एहसास हो जाता है कि यह वही नवयुवक है जो खिलौने बेचने आया करता था, अब अध्यापक बन चुका है। मेरे मुख से निकला, अरे तुम, आप यहाँ कैसे? लेखक एक बार के लिए तो उसे तुम कहते हैं, लेकिन फिर से अपने शब्दों का संशोधन करते हैं और फिर उसे कहते हैं, आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, मैं परसों यहाँ अध्यापक होकर आया हूँ। मैं तो आज शाम को ही स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होने वाला था। जो अध्यापक है, जो नवयुवक पहले खिलौने बेचता था, अब अध्यापक बन चुका है। वह कहता है कि मैं तो परसों होकर यहाँ अध्यापक बनकर आया हूँ और मैं तो वैसे भी आज शाम को आपके घर के पास आने ही वाला था। मैंने कहा, अकस्मात गायब हो गए, अचानक गायब हो गए और मिले तो यहाँ मुझे स्वप्न में भी आपको पाने की आशा न थी। आप इतने दिन से रहे कहाँ? लेखक कहते हैं कि आप तो अचानक गायब हो गए और मिले तो यहाँ, जैसे मुझे सपने में भी इसकी उम्मीद न था कि आप तो एक अध्यापक ही बन जाएंगे। आप इतने दिनों से थे कहाँ? उन्होंने हंसते हुए कहा, यह बड़ी लंबी कथा है, इस समय कुछ न बतलाऊंगा। शाम को मैं आपके पास आकर अपनी राम कहानी सुनाऊंगा। संध्या होते ही मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा करने लगा। अपने वादे के अनुसार वह ठीक समय पर आ गए। मैंने उनसे कहा, आपका रहस्यमय जीवन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अभी समझ में आ जाएगा। अब जो वह नवयुवक है अपनी राम कहानी लेखक को पूरी सुनाता है। यह कहकर उन्होंने अपनी राम कहानी यूँ सुनाई, मैं एक साधारण, यहाँ पर मैं अब कि कौन कह रहा है? वह नवयुवक बालक जो अब अध्यापक बन चुका है, अब वह अपनी कहानी सुना रहा है, तो ध्यान से सुनिए। मैं एक साधारण स्थिति के पिता का पुत्र था। पिता बैंक में 70 रुपये मासिक वेतन पर नौकर थे। पिताजी कितने रुपए मासिक कमाते थे, यानी महीने में कितने रुपए कमाते थे? 70 रुपये बैंक में, ठीक है। जिस समय मैं आपको खिलौने बेचते मिलता था, उस वक्त मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अर्थात पिता की मृत्यु के बाद वह खिलौने बेचने का व्यवसाय करता था। मैं उस समय यहाँ कॉलेज में BA में पढ़ रहा था। जब वह खिलौने बेच रहा था तो वह क्या कर रहा था? कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए वह नौकरी नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे जो भी आपका भी डाउट है धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, सुनते चलिए। पिता की मृत्यु हो जाने पर मुझे घर से खर्च मिलना बंद हो गया। मेरी माता पिता की छोड़ी हुई पूंजी से अपना निर्वाह करने लगी। मैं उस समय बहुत ही घबराया। BA का अंतिम वर्ष था। 1 साल के पश्चात मैं BA करने वाला था। ऐसा शुभ अवसर हाथ से निकल जाता है, यह सोचकर पहले तो मैं बड़ा अधीर हो गया। मैंने सोचा पढ़ना छोड़कर कहीं नौकरी करूं, परंतु फिर मैंने सोचा कि कम से कम BA तो अवश्य ही पास करूंगा, चाहे इसके लिए भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। अतएव पहले तो मैंने चेष्टा करके अपनी फ़ीस माफ़ कराई, परंतु खाने पीने के लिए तो कुछ मासिक आय आवश्यक थी, इसीलिए मुझे चिंता हुई। यहाँ पर कहानी अपनी बताते हुए वह नवयुवक कहता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे घर से खर्चा मिलना बंद हो गया और जो मेरे पिता ने पूंजी छोड़ी थी उससे मेरी मम्मी है उसी से अपना निर्वाह करने लगी। मैं बहुत घबराया। BA का अंतिम वर्ष था। मैं किसी भी हालत में BA पास करना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि यह ऐसा मौका है, मैं इसे हाथ से न जाने दूंगा। मैं भले भीख ही क्यों ना मांगूं, लेकिन मैं BA की पढ़ाई को पूरा करके ही दम लूँगा। दशहरे का दिन था। मैं इसी चिंता के मारे घर भी नहीं गया था। जब वह पढ़ाई कर रहा था, जब वह नवयुवक बालक, तो दशहरे का दिन था
और इसी की चिंता के मारे वह घर भी नहीं जाता है अपना। कमरे में बैठा सोच रहा था अब क्या करूं। अचानक मेरी निगाह बाहर सड़क की ओर पड़ी। मैंने देखा कुछ खिलौने वाले कागज़ के खिलौने लिए मेले में चले जा रहे हैं। मैंने सोचा जब ये अशिक्षित लोग थोड़े से खिलौने से अपने समस्त परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं तो क्या मैं इतना पढ़ा लिखा होकर अपने खर्च के लिए धनोपार्जन नहीं कर सकता। लेखक नहीं, वह नवयुवक बालक जो अध्यापक बना है, वह एक बार ऐसे ही बैठा रहता था। दशहरे का दिन था, वह घर नहीं जाता है तो वह क्या देखता है बाहर सड़क की ओर कि कुछ आदमी कागज़ के खिलौने लेकर के अपने जो एक लकड़ी का बना रखा है उसी में अपने थोड़े मोड़े खिलौने लेकर के बाज़ार में बेचने जा रहे हैं। तब वह सोचता है कि ये अशिक्षित लोग होकर भी अपने परिवार के 3, 4, 5 जनों का भरण पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार का संचालन कर सकते हैं, तो क्या मैं अपना खुद का अकेला का बोझ इस खिलौने के माध्यम से कोई भी धनोपार्जन करके नहीं कमा सकता। यह बात उसके मन में आती है। यह ध्यान आते ही मेरे शरीर में बिजली की धारा सी दौड़ गई। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैंने उसी समय एक मित्र से 10 रुपये उधार लिए और बितासी बाजार में पहुंचा। उसने पूंजी के लिए अपने पैसे कहाँ से लिए थे तो एक मित्र से। कितने रुपए लिए थे? 10 रुपये उधार लिए थे। वहाँ मैंने 10 रुपये के खिलौने मोल लिए और डालिया में रखकर सीधे मेले में पहुँचा। वहाँ शाम तक घूमकर सब खिलौने बेच डाले। वह क्या करता है, 10 रुपये के खिलौने लेता है और सभी खिलौने को लेकर बाजार जाता है और बेच डालता है। वहाँ शाम तक घूमकर सब खिलौने बेच डाले। मैंने मुनाफा कम लगाया था, इससे मेरे खिलौने लोगों को सस्ते समझ पड़े और जिसने एक बार भी मेरे खिलौने का मूल्य पूछा उसने कुछ न कुछ खरीदा अवश्य। जो नवयुवक है उसने बहुत ही कम दाम के खिलौने खरीदे थे और जो भी लोग उससे खिलौने का दाम पूछते थे उन्हें लगता था कि यह तो बहुत ही सस्ते हैं, इसीलिए कुछ न कुछ खरीद लेते थे। उन खिलौने से मुझे 2 रुपये मुनाफे के मिले। 10 रुपये उसने लगाए थे और 2 रुपये मुनाफे के उसने कमाए। कॉलेज के कुछ लड़कों ने मुझे देखकर पूछा, यह क्या? मैंने कहा, भाई ईमानदारी से पैसे कमाने में कुछ शर्म नहीं है। कुछ उसके साथी होते जो लड़के कॉलेज के, वह कहते ये क्या कर रहे हो, तुम खिलौने बेच रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो या खिलौने बेच रहे हो? तो उसने कहा कि जो ईमानदारी से पैसे कमाना कोई शर्म की बात नहीं है। इससे वे लोग निरुत्तर चुप होकर खड़े। इसलिए अब उन मित्रों के पास कोई उत्तर न था और वे चुप होकर रह गए। मैं उस दिन से नित्य शाम को 2 घंटे के लिए खिलौने लेकर निकलता था और 12 रुपया आने कमा लेता था। इस तरह से वह डेली 10 रुपये की पूंजी लगाता था और 12 रुपये कमा लेता था। इस तरह से उसका 2 रुपये का मुनाफा हो जाया करता था। इस प्रकार मैंने BA पास किया। इस लगन से प्रसन्न होकर प्रिंसिपल साहब ने अपने पास से खर्च देकर मुझे ट्रेनिंग कॉलेज भेजा। वहाँ मैंने B.Ed पास किया। BA के बाद वह क्या करता है, B.Ed पास करता है। B.Ed का खर्चा उसका कौन चलाते हैं? प्रिंसिपल साहब। उसके जो मेहनत, लगन, धैर्य, साहस से प्रसन्न होकर उसे क्या करते हैं, ट्रेनिंग कॉलेज भेजते हैं और अपने खर्चे से उसे क्या करवाते हैं, B.Ed करवाते हैं। और अब यहाँ 100 रुपये मासिक पर अध्यापक होकर आया हूँ और अब मैं फाइनली अध्यापक बन गया हूँ और यहाँ अध्यापक बनकर 100 रुपये मासिक पर आया हूँ। यही मेरी राम कहानी है। मैं सुनकर यह दंग रह गया। लेखक यह सब सुनकर दंग रह जाते हैं। मैंने उसके चरण छूकर कहा, आप धन्य हैं, विधानुराग हो तो ऐसा। हजारों अमीरों के लड़के अनपढ़ रह जाते हैं और आपने कोई साधन न रहते हुए भी इतना किया, यह साधारण बात नहीं है। आप जैसे बुद्धिमान ही ऐसा कर सकते हैं। लेखक उससे कहते हैं कि अमीरों के बड़े बड़े लड़के भी अनपढ़ रह जाते हैं, उनके पास समस्त साधन होते हुए भी वे अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके पास तो पढ़ाई के या धन संसाधन का पूरा अभाव था, फिर भी आपने अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से पढ़ाई पूरी की और आपने इतने ऊंचे मुकाम को हासिल किया। इसके लिए आप तो सचमुच बधाई के पात्र हैं और आप एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति भी हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो कहानी है, जीवन में धैर्य, परिश्रम, साहस तथा लगन से व्यक्ति अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह कहानी हमें सीख देती है। यह कहानी सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से नहीं है, आप भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आया होगा और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप पूरी शिद्दत से 1 से 2 बार कहानी को सुनिए, आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न उत्तर नहीं छूटेगा। तो चलिए, क्लास 7 के और भी जो चैप्टर्स हैं मैंने अपलोड कर दी हैं, आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। कविता, कहानी मैंने सारा पढ़ा दिया, मैथ्स भी पढ़ा देता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको संपूर्ण क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।